देखिए दोस्तों, फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख या फिर कुछ भी चटपटा खाने का मन करे तो सबसे पहले मैगी की याद आती है। बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों को मैगी खाना पसंद है। पर जिस मैगी को आप इतने चाव से खाते हैं, क्या आप जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है? और मैगी नहीं, आप जिन कांटे वाली चम्मच का उपयोग मैगी खाने में करते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है? और हाँ, क्या आपको मालूम है आप जिन पोटैटो चिप्स को खाते हैं वो असल में आलू को काट कर बनते ही नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने के लिए अलग ही प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर वो प्रोसेस नहीं जानते तो जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। कैंडी बार, सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों, आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट तो खाया ही होगा या फिर कभी ना कभी टीवी पर ऐड तो देखा ही होगा, पर आज हम आपको इसके बनने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, जहां से बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल और कॉटन सिरप और मोलेसेस का इस्तेमाल होता है। जहां इन सारी चीजों को मिक्स करके 8 से 10 मिनट तक गर्म किया जाता है और बाद में इस मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार वाली कैंडी भी, उसे भी इस बार को सिर्फ से मिक्स कर दिया जाता है। बाद में उस पूरे मिश्रण को एक बड़े से स्टील प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे से अच्छी तरह मिलाया जाता है और फिर इस मिक्सचर को स्पेयर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर कैंडी को 5 मिनट तक स्प्राइंच करता रहता है। जिसके बाद गर्म पीनट बटर को इस कैंडी पर सही मात्रा में डाला जाता है। इसके बाद इस बड़े से लेयर को बेलन यानी कि सिलेंडर का आकार दिया जाता है, जो आगे चलकर मशीन में चॉकलेट बार की साइज में कट जाता है। जिसके बाद एक मशीन में इसे गुजारा जाता है, जो हर 6 इंच के अंतर पर एक टिक मार्क लगाती है तथा काट देती है। और फिर पैकिंग करने वाली मशीन इन्हें एक एक करके रेफ्रेश बेक पर ले जाती है। मैगी, अब बात करते हैं मैगी की, जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, कंपनी वाले इसे 2 मिनट की बातें करते हैं, पर आप और हम सभी को पता है कि वास्तव में मैगी को बनाने में कितना टाइम लगता है। आप अपना टाइम कमेंट करके बताना। और ये तो हुई मैगी पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है? जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को चेम्बर में डालकर एक साथ गूंथ लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला न हो जाए। और उसके बाद गुने हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिसके कारण आटे की जिगजैग शेप तैयार हो जाती है। और इस आटे की सीट को और भी कई बेलनी यानी कंप्रेशन मशीन से होकर गुजारा जाता है, ताकि ये आटे की सीट और ज्यादा पतली हो जाए। जिसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स के शेप्स में पतला पतला काटा जाता है और फिर केनवा बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में शेप कट करके डाल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी नूडल्स मशीन से कटकर आगे की तरफ जा रहे हैं और इनके सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। फोर्क मैगी को बनाते हुए तो आप सभी ने देख लिया, अब जरा उसे खाने वाले चम्मच को बनाने वाली प्रोसेस भी देख लीजिए। सबसे पहले एक मशीन द्वारा स्टील प्लेटों को एक निश्चित आकार में काटा जाता है। ये टुकड़े रैकेट एंगल शेप के होते हैं और फिर इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके वर्कर दूसरी मशीन के पास लेकर जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बनाए जाते हैं, जिन्हें हम फोर्क कहते हैं। और ये सभी स्टील के बेस अपने प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं, तो एक वर्कर इन्हें कंटेनर में इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, जहां सभी को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि उसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा पतला किया जा सके। और इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए एक सांचे में रखकर इन पर दबाव लगाया जाता है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए वर्कर इनके आगे वाले हिस्से को मशीन के नीचे रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना शेप मिलता है बल्कि आगे वाला हिस्सा चम्मच के रूप में बेंड हो जाता है। अब इसके बाद इसे नॉर्मल से कांटेदार चम्मच बनाने के लिए फिर से और एक मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां पर दबाव के साथ बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने एक कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाता है। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी पोटैटो चिप्स एक ही आकार के क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आपके सामने इन बड़ी बड़ी पोटैटोज कंपनीज का पर्दाफाश कर देते हैं। असल में ये दोस्तों आलू का इस्तेमाल ना करके पोटैटो स्टोर्च का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये पोटैटो स्टोर्च आलू को उबालकर और फिर उसे पीसकर बनाया जाता है। और फिर परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए
ये लोग इसे पानी में मिक्स कर देते हैं, जहां कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितनी ताकत से इस मिश्रण को एक शेप में तब्दील कर दिया जाता है और फिर बाद में रोलर पर लगे कटर इन शीट को चिप्स के साइज में काट देते हैं, जिसके बाद दूसरा हैंडल शीट के बचे हुए हिस्से को साइड से निकाला जाता है और जो निकला हुआ हिस्सा है और वो वापस से शेप बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो कटे हुए चिप्स होते हैं ना, उन्हें फ्रायर में डाल दिया जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कॉर्न केप के शेप वाले सांचे में डाला जाता है, जो कि उसे कॉर्न शेप देता है, जिसे देखकर हमें और आपको लगता है कि वाह भाई वाह, कितना शानदार चिप्स है। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। उसके बाद इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण चिप्स का स्वाद इतना बेहतरीन होता है। असल में कन्वेयर बेल्ट पर चलते ही कंपनी अपना सीक्रेट मसाला डाल देती है, जिसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही मात्रा में पैच कर देती है, जहां पर पैकेट से नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स हमेशा के लिए क्रंची रहे। और ये सारी प्रोसेस होने के बाद ये चिप्स वाले पैकेट को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।